राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लास्ट क्लास में हमने संगठनात्मक बाज़ारों के खंडीकरण के आधार के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाज़ार लक्ष्य निर्धारण यानी कि मार्केट टारगेटिंग। तो आज की क्लास में हम मार्केट टारगेटिंग की डेफिनेशन और इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केट टारगेटिंग क्या होता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के पीडीएफ्स और लिंक्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ हम वहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण है वो क्या होता है। ओके, तो देखिए, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण पूरे बाज़ार में से लक्ष्य बाज़ार का चयन करने की एक प्रक्रिया है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैंने जो 3 वीडियोस बनाए थे इस यूनिट के, वो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर थे। ठीक है, यानी कि बाज़ार खंडीकरण के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने बाज़ार का खंडीकरण करते हैं कि जो भी हमारी चीज़ें हैं हम उनको किस तरीके से उनका खंडीकरण कर सकते हैं, हमारे बाज़ार को किस तरीके से खंडीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको खंडीकरण करते हैं। उसके बाद जब हम खंडीकरण कर लेते हैं तो उसमें से अपना लक्ष्य चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट को सिलेक्ट करना। ठीक है, कि हम इस खंड के लिए हमें काम करना है, उसको सिलेक्ट करना क्या कहलाता है, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, बाज़ार क्रेताओं का एक ऐसा समूह होता है जिनकी समान आवश्यकताएं और विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो लक्ष्य बाज़ार क्या होता है, क्रेताओं का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसकी जो आवश्यकताएं होती हैं और जो विशेषताएं होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमने अपने मार्केट का सेगमेंटेशन किया। ठीक है, मार्केट का सेगमेंटेशन किया, उसमें से हम एज के अकॉर्डिंग हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं और एज को हम अपना रहे हैं कि हमने किसी की एज को लेके हमें काम करना है। ठीक है, हम लक्ष्य निर्धारण क्या कर रहे हैं, एज के हिसाब से हम अपने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर भी हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अब एज के जो होते हैं, एज के भी अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं कि हम बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं या टीनेजर्स के लिए या एडल्ट्स के लिए, है ना, कि 18+ जो है उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो हम उसमें से क्या कर रहे हैं, उसमें से हम मान लीजिए कि 18+ के जो लोग हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम 18+ जितने भी पर्सन्स हैं हम उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो जो 18+ के जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं, मोस्टली सेम होती हैं। ठीक है, वो समान होती हैं, क्योंकि जो 18+ के लोग होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज आ चुकी होती है अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी। ठीक है, वो फैशन की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मोस्टली जो 18+ के लोग होते हैं 20 से नीचे वो क्या होते हैं, 22 से नीचे वो मोस्टली अनमैरिड होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में 18 से लेकर 22 के बीच में क्या होता है, मोस्टली अनमैरिड लोग ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि ये सभी जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी विशेषताएं और आवश्यकताएं इनकी जो होती हैं वो समान होती हैं। ओके, तो देखिए, जिनके संबंध में कोई कंपनी कार्य करने का निर्णय लेती है, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण बाज़ार खंडों के मूल्यांकन तथा चयन का एक कार्य है। ठीक है, तो देखिए, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण क्या है, बाज़ार खंडों के मूल्यांकन, यानी कि हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन की थी उनका मूल्यांकन करना कि कौन सा खंड जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, खंडों का मूल्यांकन करना और फिर चयन करना, उसका ही एक कार्य क्या है, बाज़ार लक्ष्य निर्धारण। ओके, तो देखिए, अब हम बाज़ार लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मूल रूप से 2 क्रियाएं शामिल हैं। सबसे पहला खंडों का मूल्यांकन और दूसरा है उचित बाजार खंडों का चयन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो हमारा खंडों का मूल्यांकन, यानी कि जो भी हमने अपनी सेगमेंटेशन की है, जो खंडीकरण की है, उसके अंदर खंडों का मूल्यांकन करना, यानी अलग अलग खंडों का मूल्यांकन करना कि हमारे लिए कौन सा इसके अंदर से जो खंड है, कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो देखिए, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं।
बाजार खंडों का मूल्यांकन खंडों की उपयुक्तता को मापने के लिए कहता है, यानी कि जो कौन सा खंड है जो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, यानी कि हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, हमें सबसे ज़्यादा कौन सा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, खंडों का मूल्यांकन उनकी व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए कुछ प्रासंगिक मानदंडों के साथ किया जाता है। तो देखिए मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, उनकी व्यवहार्यता निर्धारित करना। व्यवहार्यता क्या होता है कि कोई जो हम काम कर रहे हैं उसको करना कितना इजी या डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, उसे क्या कहा जाता है, व्यवहार्यता कहा जाता है, फिजिबिलिटी। ठीक है, इसे फिजिबिलिटी कहा जाता है। ओके, तो उसकी व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए कुछ प्रासंगिक मानदंडों के साथ, यानी कि कुछ हमारे मानदंड होते हैं जिनके साथ हम उनका मूल्यांकन करते हैं। ओके, खंड के समग्र आकर्षण उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए 2 कारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन हम किस तरीके से करते हैं उसके भी हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला फैक्टर है हमारा खंड का आकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ सेगमेंट। तो देखिए खंड के आकर्षण को निर्धारित करने के लिए कंपनी को उन विशेषताओं शर्तों पर विचार करना चाहिए जो इसकी आकर्षण क्षमता को दर्शाती हैं, जैसे आकार, लाभप्रदता, औसत दर्जे, पहुंच, कार्रवाई वृद्धि की क्षमता, अर्थव्यवस्था के पैमाने, भिन्नता आदि। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, हमें मूल्यांकन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जो कार्य करना चाहते हैं वो हमारा आकार कितना होगा उस चीज़ का, क्या हम बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या आकार रहेगा उसका सबसे पहले हमें देखना चाहिए। ठीक है, लाभप्रदता यानी कि ये प्रॉफिट कितना देगा हमें, औसत दर्जे, पहुंच कहाँ तक होगी, यानी कि हम कहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कार्रवाई और यानी कि वृद्धि की क्षमता, यानी कि जो हम जिस सेगमेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आगे चल के कितनी वृद्धि की संभावना है, यानी कि वो कितना बढ़ सकता है वो काम हमारा आगे चल के। ठीक है, अर्थव्यवस्था के पैमाने, भिन्नता आदि। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले देखना पड़ता है, इन सभी चीज़ों को मूल्यांकन करना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपनी के उद्देश्य और संसाधन। तो अभी हमने सबसे पहले खंड के आकर्षण पे विचार किया कि क्या चीज़ कितनी है, कैसे हमें उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कंपनी के उद्देश्य और संसाधन, यानी कि फर्म को विचार करना चाहिए कि क्या खंड विपणन उद्देश्यों के अनुरूप है। इसी तरह फर्म को अपनी संसाधन क्षमता पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि जो हम जिस खंड पे हमें विचार कर रहे हैं क्या वो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप है, यानी कि जो हमने अपने उद्देश्य रखे हैं कि हमारा ये उद्देश्य है अपने बिजनेस से, अपनी प्रोडक्शन से, तो क्या वो उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। और फर्म को अपनी संसाधन क्षमता, यानी कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनके पास कितने संसाधन हैं, तो उनका भी उन्हें विचार करना चाहिए। ठीक है, सामग्री, तकनीकी और मानव संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे सामग्री यानी कि हमारे पास मटेरियल कितना है, हम कौन से टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास मानव संसाधन, यानी कि मानव संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसके पास भी मानव संसाधन अच्छा होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से ही डेवलप होकर आता है ना। तो इसलिए मानव संसाधन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी अलग से ध्यान में रखा जाता है, इनका भी मूल्यांकन किया जाता है। सेगमेंट फर्म की संसाधन क्षमता के भीतर होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो कोई भी सेगमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो हमारी संसाधन क्षमता, यानी कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से ही हमारा जो सेगमेंट होता है उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बाजार खंड का चयन। तो देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने उसका मूल्यांकन भी कर लिया अपने बाजार खंड का। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाजार खंड का चयन करना है, यानी कि सिलेक्शन करना है अब उसका। अब हम सब खंडों का मूल्यांकन कर चुके कि कौन कितना हमें प्रॉफिट देने वाला है, कौन कैसा है, कौन किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हम उनका मूल्यांकन हम कर चुके अपने रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्शन करना है। ओके, तो देखिए यह कार्य लक्ष्य बाजार का चयन करने से संबंधित है। फिलिप कोटलर लक्ष्य बाजार का चयन करने के लिए 5 वैकल्पिक पैटर्न का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सिलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं ये भी फिलिप कोटलर ने हमें 5 प्रकार के बताए हैं कि हम किस तरीके से अपने मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एकल खंड एकाग्रता, यानी कि सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। तो देखिए यह विधि सबसे सरल है, इसके अंतर्गत केवल एक ही उत्पाद तथा एक ही खंड पर अपनी कंपनी अपना ध्यान केंद्रित करती है।
तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है और एक ही खंड यानी कि एक ही सेगमेंट में बनाती है। कोई सिर्फ वो एक सेगमेंट को सिलेक्ट करती है और एक ही प्रोडक्ट को तैयार करती है, ठीक है, उससे अलग वो कहीं काम नहीं करती। इस तकनीक का लाभ यह है कि इसके अंतर्गत कंपनी अपने उत्पाद तथा अपने खंड के अंतर्गत अधिक जानकारी हासिल कर सकती है और साथ ही साथ बाजार में अपनी ख्याति भी स्थापित कर सकती है। तो देखिए, इस जो ये टेक्निक है इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट और एक ही खंड के लिए, तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी के ऊपर हमारा पूरा ध्यान होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो वो अच्छा से अच्छा बन के तैयार हो, है ना। तो हम उसको अच्छी तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अच्छी तरीके से उसको डेवलप करते हैं, उस प्रोडक्ट के बनाने में हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, ठीक है। तो जो वो प्रोडक्ट बन के आता है वो बहुत ही अच्छा बन के आता है ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारी मार्केट में जो हमारी गुडविल होती है, जो हमारी ख्याति होती है, वो बहुत ही अच्छी बन जाती है, ठीक है। और इस तकनीक के द्वारा वस्तु की लागत को भी कम किया जा सकता है। तो देखिए, इस वस्तु की लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना पड़ता ज़्यादा चीज़ों का, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम एक ही प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक ही खंड में काम करें तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट आती है वो भी ज़्यादा नहीं लगेगी, है ना। प्रमोशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लग रही, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगती। तो क्या होता है कि जो वस्तु की लागत आती है वो भी हमारी कम आती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपनी जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमारी अगर लीडरशिप वगैरह अच्छी है तो हम उसके अंदर हाई रिटर्न भी कर सकते हैं, कि हमें बहुत उसके अंदर प्रॉफिट्स हो सकता है, क्योंकि हम अपनी ख्याति स्थापित कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसका जो डीमेरिट है यानी कि इसकी हानि भी है। इसकी हानि ये होती है कि अगर मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले कोई कॉम्पिटिटर कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाल देती है, तो कंपनी की जो इमेज है वो पूरी हिल जाती है। उससे क्या होता है कि कोई अच्छा अगर प्रोडक्ट निकाल लेता है और सारे कस्टमर्स उसकी तरफ चले जाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास ना ही कोई और सेगमेंट है जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट बेच सकें और ना ही हमारे पास कोई और प्रोडक्ट है, तो हमें काफ़ी उससे हानि उठानी पड़ सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई फैशन प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम फैशन वगैरह चेंज हो जाते हैं जल्दी से, तो वहाँ पर भी हमें हानि उठानी पड़ सकती है इस सेगमेंट में, सॉरी इस टेक्निक में, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चयनात्मक विशेषज्ञता यानी कि सिलेक्टिव परसेप्शन। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत कोई कंपनी कई खंडों तथा कई उत्पादों का चयन करती है। यानी कि इसके अंदर कंपनी क्या करती है, काफ़ी सारे खंड का सिलेक्शन करती है और साथ ही साथ कई प्रोडक्ट्स भी वो बनाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी जो होती है, अगर कंपनी किसी एक सेगमेंट पे अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रही, इसके अंदर फ़ायदा ये है कि अगर कोई कंपनी अपने किसी एक सेगमेंट में प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रही, तो वो जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा खंड है, वहाँ पर अपने उस प्रोडक्ट को सेल करके अपना लाभ कमा सकती है, अगर एक सेगमेंट उसका काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उत्पाद विशेषज्ञता यानी कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इस विधि के अंतर्गत कोई कंपनी केवल एक ही उत्पाद को कई खंडों में बेचने का निर्णय लेती है, ठीक है। तो जैसे कि उत्पाद विशेषज्ञता यानी कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उत्पाद विशेषज्ञ है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाया जाता है और उसे कई खंडों में बेचा जाता है, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में उसको बेचा जाता है तथा एक ही उत्पाद के अंतर्गत अपनी ख्याति को स्थापित करती है। तो कंपनी क्या करती है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर अपनी गुडविल बनाती है, ठीक है। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि हम वस्तु की लागत को कम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही उत्पाद अगर हम बना रहे हैं तो हमें प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट आती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी हानि भी होती है, सेम वही चीज़ कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला रहा है कोई कॉम्पिटिटर और कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं और बिकना बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है बेचने के लिए, अगर वो ही नहीं बिकेगा तो हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बाजार विशेषज्ञता, ठीक है। बाजार विशेषज्ञता यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा कोई एक ही खंड होता है, ये बाजार विशेषज्ञ होता है। तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत कोई कंपनी केवल एक ही बाजार का चयन करती है, यानी एक ही खंड का चयन करती है, लेकिन इसके अंदर कई उत्पादों को बेचने का
निर्णय लेती है। ठीक है, एक ही सेगमेंट को सिलेक्ट किया लेकिन प्रोडक्ट्स उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बनाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट्स ज़्यादा बना रहे हैं तो अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट नहीं हमारा सेल हो रहा, तो हम और प्रोडक्ट्स को अच्छा, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसको और ज़्यादा काम करके हम उस प्रोडक्ट को सेल करके बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट आता है हमारा पूर्ण बाजार में व्याप्ति, यानी कि फुल मार्केट कवरेज। ठीक है, तो इस विधि के अंतर्गत कोई कंपनी सभी खंडों तथा सभी उत्पादों का चयन करती है, यानी कि कुल मिला के ज़्यादातर बहुत सारे खंड और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका चुनाव करती है। तो फिलिप कोटलर द्वारा 2 पूर्ण बाजार व्याप्ति की तकनीक बताई गई है। तो पूर्ण बाजार व्याप्ति की भी 2 तकनीक हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है हमारी अविभेदित विपणन, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो देखिए क्या है, इस विधि के अंतर्गत कोई कंपनी अपने सभी ग्राहकों को समान प्रकार के उत्पाद बेचने का निर्णय लेती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई कंपनी फुल मार्केट कवरेज कर रही है, बहुत सारे सेगमेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, सभी खंडों में बना रही है और सभी प्रोडक्ट्स को भी तैयार कर रही है, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तैयार कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवरेज ले रही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो अपने सभी ग्राहकों को समान प्रकार के उत्पाद देती है, यानी कि किसी के बीच डिफरेंस नहीं है, वो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाएगी, सभी को वही लेने पड़ेंगे। राइट, इसके अंदर सभी खंडों में उत्पाद समान होते हैं तथा बहुत बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन और वितरण किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो उत्पादन और वितरण किया जाता है वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो फुल मार्केट कवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस टेक्निक का फ़ायदा क्या होता है, इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम सभी कस्टमर्स के लिए एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सभी को हम एक ही तरह के उत्पाद देंगे, तो हमें प्रमोशनल खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही तरीके का प्रमोशन करना है हर जगह। ठीक है, एक ही हमने मान लीजिए एक वीडियो क्लिपिंग बना ली, ठीक है, और उसी से हम क्या कर रहे हैं, उसी से हम हर सेगमेंट में उसका प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक ही समान उत्पाद बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो भी कम आती है, क्योंकि हम एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो हम हर जगह बना सकते हैं। ठीक है, हर सेगमेंट में जाके हम उनको एक ही तरह के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो भी कम आती है। तो इस मेथड को जो यूज़ करती है वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यूज़ करती हैं, क्योंकि वो जो अपनी मेडिसिन बनाती हैं उन्हें सेम मेडिसिन को वो अपने हर सेगमेंट में बेचती हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा विभेदित विपणन, यानी कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो देखिए विभेदित विपणन नियुक्ति के अंतर्गत विपणनकर्ता अनेक बाजार खंडों को अपना लक्ष्य बनाते हैं और प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग माल के डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वही बात है कि वो प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बना रहे हैं और सेगमेंट भी काफ़ी सारे सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर सेगमेंट के लिए वो क्या करते हैं, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग माल के डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि वह प्रत्येक खंड के आवश्यकता के अनुरूप उनके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हर सेगमेंट के हिसाब से वो अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए एक कार का ब्रांड है मारुति। ठीक है, मारुति ब्रांड जो है उसने मान लीजिए सेगमेंटेशन किया, मारुति ने सेगमेंटेशन किया सैलरी के हिसाब से। ठीक है, सैलरी के हिसाब से, यानी कि किसी की आय कितनी है उसके हिसाब से उसने सेगमेंट किया। ठीक है, उसने 3 सेगमेंट किए सैलरी के हिसाब से, एक किया निम्न वर्ग के लिए, ठीक है, मध्यम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए। ठीक है, तो मारुति क्या कर रहा है, इन तीनों सेगमेंट के लिए उनके आवश्यकता के अनुसार अलग अलग चीज़ें बना रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है। जैसे कि जो निम्न वर्ग के हैं उनके लिए उन्होंने क्या करा, उनके लिए अभी एक लेटेस्ट जो आई थी नैनो कार वो बनाई। ठीक है, और उसके बाद मध्यम वर्ग के लिए मारुति 800 बना रही है और उच्च धनी वर्ग जो है उनके लिए मारुति ओमनी कारें। इस तरीके से जो ये मारुति है वो क्या करती है, वो हर सेगमेंट के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप चीज़ें बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो विभेदित विपणन में हर खंड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बाजार लक्ष्य निर्धारण का प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।